हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। जैसे आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ने अपनी बुकों में से कुछ पार्ट मतलब कि कुछ सिलेबस हटाया है, यानी कि कुछ टॉपिक्स हटाए हैं और एनसीईआरटी ने अब नई बुक जारी करी है। ठीक है, और उसी बुक के अकॉर्डिंगली यूपी बोर्ड ने भी कहा है कि यूपी बोर्ड में भी वो न्यू बुक ही लगेगी अब। ठीक है, और पेपर में क्या होगा, पेपर में भी न्यू बुक के अकॉर्डिंगली आएगा। तो जो हमने अब पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे पुरानी बुक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन अब हम नवी बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने देखा था कि 1.2 के क्वेश्चन कर रहे थे हम। ठीक है, 1.2 के, लेकिन जो जो न्यू बुक है उसमें वो एक्सरसाइज 1.1 है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज कट गई, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज कट गई है और अंकगणित आधारभूत प्रमेय वाली एक्सरसाइज है, इसलिए वो एक्सरसाइज कौन सी होगी, 1.1 होगी। और तो हम क्या कर रहे थे, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब कि उदाहरण कर लिए थे सारे के सारे। आज हमें क्वेश्चन देखने थे, उसका हमने पहला वाला क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, तो आज हम न्यू बुक के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। और हमें पता है कि न्यू बुक में जो उसमें 1.2 थी पुरानी में, वो नवी वाली बुक में 1.1 एक्सरसाइज है। और मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी नवी बुक ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि नवी बुक से ही पेपर आएगा। और पुरानी बुक में से क्या है कि कुछ क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज भी चेंज की गई है, क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी नवी बुक ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली पढ़िए। वैसे तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो जो क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो क्वेश्चन को उसके नीचे लिख देता हूँ, उसके क्वेश्चन जो है उसके नीचे आ जाता है वीडियो के। लेकिन फिर भी आप लोग बुक ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस वो जब पेपर होंगे, पेपरों के टाइम पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसलिए आप सभी जल्दी से जल्दी बुक ले लीजिए। चलो, अब हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 के, जो कि नवी बुक के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 1.1 है, उसके हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम उसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। और हमने सारे उदाहरण कर लिए थे, जितने कॉन्सेप्ट थे सब कुछ बता दिया था, बस क्वेश्चन करने बाकी हैं। अब उसके क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा उसके एलसीएम के। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कॉन्सेप्ट की अगर दो संख्याएं हैं और अगर हम उनकी आपस में गुणा करें तो उनकी किसके बराबर होती है, उसका एचसीएफ निकाल ले और एलसीएम निकाल ले, उनकी आपस में गुणा करें तो उनके बराबर होती है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसकी मदद से, अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से, जो कि हमने पिछली वीडियो में जब सारे उदाहरण करवाए थे तब बताया था। अभी करवाएंगे इस क्वेश्चन को। और फिर जांच करनी है कि क्या ये दोनों संख्याएं हैं, इनकी आपस में गुणा और इनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा भी बराबर होती है, ये भी जांच करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है, फिर आंसर भी उसी के अकॉर्डिंगली देना है। समझ में आई? अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे इसका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला पार्ट क्या है, 26 तथा 91। 26 तथा 91 के हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने हैं। अब 26 तथा 91 के एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने, तो सबसे पहले किस विधि से निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड तो सभी बच्चों को आते हैं करने। जब 26 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे 1, यानी कि 26 के गुणनखंड की बात करें तो 26 के गुणनखंड के आगे 2 गुणा 13। अब 91 के गुणनखंड की बात करें, अब किससे कटेगा ये बच्चों, ना 2 से कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 या 21, यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। इसके गुणनखंड 7 गुणा 13। अब ये आगे बच्चों, अब हमें दोनों के गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जब गुणनखंड विधि से निकालना हो। हमें क्या करना है कि जो एलसीएम, जो इनके गुणनखंड आए हैं, उनके गुणनखंडों में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, यानी कि जो सब में कॉमन गुणनखंड है वो वाला गुणनखंड लेना है, और उसकी भी जो कॉमन है उसकी भी सबसे छोटी घात लेनी है। ठीक है, तो हम देखो, अब यहाँ पे देखो 26 और 91 के गुणनखंड ये हैं। अब दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 13 ही क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में कॉमन गुणनखंड है। इसलिए और हमें क्या लेना है, 13 की सबसे छोटी घात लेनी है। और आप सभी को दिख रहा होगा कि 13 की तो सबसे छोटी घात 13 ही है, तो इसका जो एस, और यहाँ पे और कोई भी इसका उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए जो एचसीएफ है इसका वो कितना आ गया,
13 ही इसका क्या आ गया, HCF आ गया। आई बात सबकी समझ में, 13 क्या आ गया इसका HCF। और जब एलसीएम के लिए क्या बताया था हमने, एलसीएम के क्या बताया था, एलसीएम के लिए हमने बताया था कि सभी गुणनखंड लेने हैं, यानी कि सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, या जितने भी गुणनखंड हैं सभी की हाईएस्ट पावर लेनी, सबसे बड़ी पावर लेनी है। और हमने बताया था कि जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ में भी सबसे बड़ी पावर लेनी है उसकी, यानी कि हमें सारे गुणनखंड लेने हैं लेकिन जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी घात लेनी है। बात समझ में आई। वहाँ पे क्या लेना था एचसीएफ में तो लेना था केवल उभयनिष्ठ की सबसे छोटी पावर, लेकिन यहाँ पे एलसीएम में क्या लेना, सभी के सभी गुणनखंड लेने हैं, और लेकिन जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। क्यों, क्योंकि जो बड़ी घात क्यों लेंगे, क्योंकि छोटी घात तो बड़ी घात में खुद ही आ गई। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे 13 की घात यहाँ पे 2 होती और यहाँ पे 13 की घात 2 और 13 है। हमने क्या कहा कि आपने दिख रहा होगा कि हमें क्या कहा कि एलसीएम के लिए 2 आ जाएगा, गुणा 7 आ जाएगा और गुणा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर मैंने खुद से किया, वैसे तो 13 ही था यहाँ पे, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब क्या आएगा, 13 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है इसकी कॉमन में, 13 की घात 2। ये इसलिए ले रहे बच्चों क्योंकि 13 तो इसमें खुद ब खुद आ गया ना, इसलिए 13 को छोड़ देंगे, 13 की घात 2 ले लेंगे। लेकिन अभी हमें पता है क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो 13 ही था जी, दोनों की पावर एक ही है, तो क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। बात सबकी समझ में आई। और अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें कितना होगा, 13 सत्ते 91 और 91 दूना कितना होता है 182। कितना आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम आ गया इसका 182। अभी तो हमने क्या निकालना, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ा आपने, क्वेश्चन कह रहा है कि जी इन दोनों संख्याओं की गुणा भी इनके एचसीएफ तथा एलसीएम के बराबर होती है। अब काम क्या करना हमें, इन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा करनी है और वो किसके बराबर दिखानी है, उसके एचसीएफ तथा एलसीएम के बराबर दिखानी। चलो ये पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बता दिया था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 26 गुणा कर देंगे 91। जब 26 गुणा 91 करोगे तो क्या आएगा, साइड में कर लेंगे। 26 की गुणा किस में करेंगे, 91 में, 6 2 4 का से लेके 5, 2366 आ गया। कितना आ गया, 2366। फिर क्या कहा हमने, ये तो दोनों संख्याओं के आपस में गुणा होगी। अब क्या करना है, इसके एचसीएफ तथा एलसीएम की आपस में गुणा करनी है। एचसीएफ तथा एलसीएम कितना है यहाँ पे, 13 गुणा 182। यहाँ पे लिख भी देंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कर देंगे, इसको संख्या ए ले लो, इसको संख्या बी ले लो, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ए गुणा बी बराबर कर दो इसके भी। जब इनकी आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, साइड में करना गुणा, साइड में गुणा करके देखोगे तो 2366 ही आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर किसके आ गया, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो हम क्या कहेंगे कि हमने जो ये थी भाई ये सिद्ध कर दिया कि एचसीएफ तथा एलसीएम क्या है इसकी आपस में बराबर है। सबकी बात समझ में आई। अगर तुम 13 या 182 की गुणा करोगे तो 2366 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब उतारो इसे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं। एक बात और, सबसे पहले अगर आप पेपर में बैठे हैं और आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या क्या गया है। एक्स्ट्रा भी नहीं बताना, क्वेश्चन में पूछा कुछ है बता रहे कुछ, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बता दी तब भी कोई फायदा नहीं है, उसका टाइम वेस्ट है। जितना पूछा गया उतना करना है। ये भी नहीं कि पूछा गया वहाँ पे क्या, देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। अगर बच्चे अगर यहीं तक छोड़ के आ गया एचसीएफ तथा एलसीएम निकाल के आ गए तो आधे नंबर मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, फिर जाँच करनी है कि दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ तथा एलसीएम की गुणा के भी बराबर होती है। ठीक है, आई बात सबकी समझ में। उतारो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। अब पार्ट 2 को देखेंगे, इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है इसका, पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 क्या है, 510 और 92। पार्ट 2 है क्या है इसका, 510 तथा 92, 92। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे। 510 के गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले 2 से कटेगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 255। अब किससे कटेगा, 5 से 51। अब एक बात किससे कटेगा, 3 से कटेगा 17। अब यहाँ पे 17 और यहाँ पे 1, यानी कि 510 के हम गुणनखंड की बात करेंगे, आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब हम किसके करेंगे, 92 के। जब 92 के करेंगे तो 92 का क्या आएगा, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से कटेगा कितना आएगा यहाँ पे 4,
6, फिर 2 से तो 23, और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 1। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 की घात तो 2 आ जाएगा और गुणा 23 आ जाएगा। आई बात सबकी समझ में? ये भी हमारी समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है इसके गुणनखंड। अब देखो, अब सबसे पहले क्या काम है भाई, HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है। हमने क्या कहा था, HCF के लिए क्या करना है, जो भी दोनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, इस पर तो 2 की घात 2 लगी हुई है, तो 2 ही है, तो इसका HCF तो कितना आ गया, 2 आ गया। जब LCM की बात करनी है तो LCM में हमने क्या कहा कि सभी गुणनखंड लेने हैं और जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2, 3 कॉमन नहीं है, 3 आ जाएगा, 5, 17 और गुणा 23, ये सभी एज इट इज आ जाएंगे। और जब आप इसकी गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 15 गुणा 17 और गुणा 23, ठीक है, 15 चौके 60, इसकी आपस में गुणा करो, 60 17 गुणा 23। देखो करो गुणा, गुणा करने के बाद क्या आ रहा है आंसर, चेक करो जरा से क्या आएगा। आप देखोगे जब गुणा करोगे तो इसका आंसर 23,460 आएगा, ठीक है। जब आप आपस में गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 23,460 एलसीएम आ गया। अभी काम यहाँ तक खत्म नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। अभी इसने एक बात और कही कि दोनों संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर भी दिखाना है। इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, A क्रॉस B लिखो, और यहाँ पे क्या करेंगे, 510 की गुणा किस में करेंगे, 92 में। जब 510 की गुणा 92 में करोगे तो कितना आएगा, साइड में करके देखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 2 10, यहाँ पे 0 9 45, 0 2 9 6, 4600 ये आ जाएगा। बात सबकी समझ में आई, इतना आ गया A क्रॉस B। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें एलसीएम गुणा एचसीएफ की भी निकालनी है। एलसीएम कितना है, 23,460 की गुणा किससे करनी है, 2 से करो, 0 6 दूनी 12 का 2 का चलेगा 1, 8 और 1 9 6 और 4। देखो एचसीएफ एलसीएम भी कितना आ गया, यही आ गया 40,490। तो आप क्या कह सकते हैं, A क्रॉस B बराबर किसके आ गया, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। आई बात सबकी समझ में। हमें यहाँ तक करना है इसका, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका भी। तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा क्वेश्चन 336 तथा 54। इस क्वेश्चन को आप खुद से ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे पिछले वाले 2 क्वेश्चन किए उनकी तरह ही ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर मैं सारे क्वेश्चन में ही करा दूंगा तो ये भी बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वो पेपर में तो आपको खुद ही बैठना है, तो क्वेश्चन खुद से भी करना आना चाहिए। और इतना हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं, ये बहुत आसान है। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन करे उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसलिए आप सब इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है इसका, 12 15 तथा 21। 12 15 तथा 21 के हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। और आप सभी को पता है एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद फिर क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए उनमें से जो कॉमन है उभयनिष्ठ, तीनों में जो कॉमन होगा उसको उभयनिष्ठ लेना है। और उभयनिष्ठ कौन सी पावर लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है एचसीएफ के लिए। और एलसीएम के लिए क्या बताया कि जो भी गुणनखंड है सभी लेने हैं, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 12 के गुणनखंड करोगे, साइड में कर लेना। जैसे आप 12 के करो कि 2 6, फिर 2 से 3, यहाँ पे देखो 2 की घात 2 आ जाएगा, गुणा 3 आ जाएगा। बच्चों एक तो सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए एक को हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं।
15 के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब 15 से करेंगे सबसे पहले 3 से कटेगा ये 5, फिर 5 से 1, 3 गुणा 5। 21 के लिए क्या होगा, 21 से करेंगे 21, 3 से कटेगा 7, और यहाँ पे 7 और 1 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 7। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, सबसे पहले अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होते हैं, इन सभी गुणनखंडों में सबसे जो सब में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो लेना है, और उभयनिष्ठ में भी कौन सा लेना है, जो उभयनिष्ठ में भी सबसे छोटी घात लेनी है। ठीक है। अब देखो 12, 15 और 21 के गुणनखंडों में आप सभी को दिख रहा होगा कि 3 क्या है, तीनों में कॉमन है, और 3 में सबसे छोटी घात क्या है, 3 ही है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। एचसीएफ तो जी किसका कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, एलसीएम में मैंने क्या कहा कि जो कॉमन है उसमें तो सबसे छोटी घात लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है, और जो कॉमन नहीं है वो सारे के सारे लेने। देखो यहाँ पे 2 की घात 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, और 3 में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ही है, इसलिए 3 आ जाएगा। कॉमन इसलिए नहीं लेने का कोई सा भी, क्योंकि 1 आ जाएगा तो तीनों का काम वही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों से कॉमन निकाल ले तब भी 3 ही बैठता है। सबसे बड़ी घात लेनी है ना, इसलिए तीनों का केवल 1 3 आ जाएगा यहाँ पे। आई बात सबकी समझ में। अब देखो अगर इसका एलसीएम निकाल लें हम, तो एलसीएम कितना आएगा इसका निकाल के, 4, 5, 7 गुणा 3, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 420। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया निकल के। एचसीएफ कितना आ गया, 3, और एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है। यहाँ पे कोई जांच नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। ठीक है। उतारो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 17, 23 तथा 29। 17, 23 तथा 29 में क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना है। आप सभी को दिख रहा होगा कि 17, 23, 29 कैसी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और आप सभी को पता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितना होते हैं, 1, और वो खुद संख्या। ठीक है। अब देखो अगर हम 17 के गुणनखंड की बात करें तो 17 का गुणनखंड कितना होगा, 1 और 17 होगा। 23 के गुणनखंड की बात करें तो 1 गुणा 23 होगा। 29 के गुणनखंड की बात करें 1 गुणा 29 होगा। हमें पहले ही पता लग गया कि ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणनखंड क्या होगा, 1 और वो खुद संख्या। इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या ही वो होती है जिसके गुणनखंड केवल 2 होते हैं। तो अब आप सब देखो अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, हमने क्या कहा कि जो तीनों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों में गुणनखंड उभयनिष्ठ है वो लेना है, उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो आप सभी को दिख रहा होगा 17, 23, 29 में कॉमन क्या है, 1 है। तो इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना होगा इसका, 1 होगा। और आप सभी जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो खुद से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो एक ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है, इसलिए एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और आप देखो कि हमेशा याद रखना है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की बात करें तो हमने क्या कहा कि जो कॉमन नहीं है वो सभी लेने हैं, 17, 23 गुणा 29। अब जब आप इसकी आपस में गुणा करेंगे तो यही इसका क्या आएगा निकल के, एलसीएम आ गया निकल के। आई बात सबकी समझ में। तो इसका एलसीएम कितना होगा, गुणा करो, गुणा करके बताओ। देखो जब आप लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 11,339 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आई बात सबकी समझ में, 11,339 इसका एलसीएम आ जाएगा। गुणा करके देखना, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई बात सबकी समझ में, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। अब तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। वैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो जैसे मैं एक पार्ट करा दे रहा क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पहला पार्ट मैंने कराया, तो बाकी के 2 पार्ट आपको खुद से करके देखने चाहिए। ठीक है।
वीडियो को यहीं पे पॉज करके पहले इन दोनों क्वेश्चनों को करके देखो पार्ट को, फिर अगर वीडियो में देखो कि आपका सही है या गलत है, और अगर गलत है तब देखो कि कहाँ गलती हुई है, ठीक है, तभी लाभ होगा। चलो अब देखो तीसरा क्या है, 8, 9 तथा 25। 8, 9 तथा 25। अब हमें इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। अगर आप 8 के गुणनखंड की बात करें तो 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 के गुणनखंड की बात करें तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 3 आ जाएगा। 9 के गुणनखंड की बात करें तो 3 की घात 2 आ जाएगा। और 25 के गुणनखंड की बात करें तो कितना आ जाएगा, 5 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, सभी बात समझ में आई। अब आप सभी को दिख रहा होगा, अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में मैंने क्या कहा था कि इनमें क्या लेना है, हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें पता है कि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ कोई नहीं है और हमें पता है कि एक तो सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। और जब हम इसके एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हमने क्या कहा था कि अगर जो उभयनिष्ठ है उसकी तो सबसे बड़ी घात लेनी है, बाकी सारे गुणनखंड आएंगे। तो अब देखो 2 की घात 3 आ जाएगा, 3 की घात 2 आ जाएगा और 5 की घात 2 आ जाएगा। और गुणा 1 कर लो चाहे ना कर लो, क्योंकि गुणा 1 किस करेंगे तो आंसर तो वही आना है। तो जब इसका करेंगे 2 दूनी 4, 9 और गुणा 25, जब इसके आपस में गुणा करोगे तो आप एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, अगर इसके एलसीएम की बात करें सॉरी बच्चों, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। 25 200 गुणा 9 1800, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा निकल के, इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। आई बात सबकी समझ में, इसका एलसीएम कितना आएगा, 1800 आएगा। अब आपकी समझ में आएगी क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306, एचसीएफ 306 तथा 657 का एचसीएफ क्या है, 9 दिया है। तब एलसीएम 306 तथा 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 इसने कहा कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना कहा इसने, 9 है। और आपसे सभी से क्या कहा कि आप एलसीएम बताओ, क्या बताना है हमें, एलसीएम बताना है कि इसका 306 और 657 का एलसीएम में ज्ञात करना है। अब देखो दोनों संख्याएं दी हुई हैं और एचसीएफ दिया हुआ है और पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, वहाँ पे क्या था कि दो संख्याओं की का गुणनफल उनके किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। तो अब देखो हमें पता है कि जी हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, अगर दो संख्या ए और बी है तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर किसके होगा, एचसीएफ ए और बी का गुणा एलसीएम ए और बी का। ये बात तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे देखो ए कितना दिया हुआ, 306 गुणा 657 दिया हुआ बी। एचसीएफ क्या, एस फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, 306 और 657 गुणा एलसीएम 306 और 657। आई बात सबकी समझ में। हमें क्या निकालना जी, एलसीएम को एक तरफ कर लो 306 और 657, बाकी एक तरफ ले जाओ, यहाँ पे 306 है गुणा 657 है बटे एचसीएफ। आप सभी को पता है कि एचसीएफ तो इसमें गिवन है क्या है, 9 है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हमें एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे 9 को भाग कर 9 से इसको भाग करेंगे, तो 9 से भाग करोगे 9 × 27 और 4 × 36। तो आपको पता लग गया कि जो इसका एलसीएम है जी 306 और 657 का क्या आ जाएगा, 34 की गुणा जब आप किस में करोगे, 657 में करोगे। करो बच्चों इसकी गुणा आपस में, देखो गुणा करके क्या आया। जब आप इसकी आपस में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी एलसीएम कितना आ गया, 306 और 657 का 22,338 क्या आ गया इसका
एलसीएम आ गया। आई बच्चों बात समझ में? इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। देखो अब एक बात समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे एचसीएफ ना दे के एचसीएफ दे दे और एलसीएम दे दे, एक संख्या दे दे तो दूसरी संख्या पूछ ले, या एलसीएम दे दे एचसीएफ पूछ ले। तो आप सभी को अब ज्ञात है कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं की आपस में गुणा किन के बराबर होती है, उस संख्याओं के एचसीएफ तत्व का एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कहाँ हम इसके फिर अगर हम वैसे करना चाहें, कहाँ इस 306 के पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 657 के गुणनखंड करेंगे, फिर उन दोनों में कॉमन देखेंगे, फिर कॉमन देखने के बाद फिर आपस में गुणा करेंगे, फिर निकाल लेंगे। इतना बड़ा करने से अच्छा है कि हम क्या करें, इसको इस टाइप से कर लें, इससे बहुत आसान हो जाएगा। आई बात सबकी समझ में? क्वेश्चन यही नहीं कुछ भी आ सकता है कि भाई दो संख्याएं दे दे, एचसीएफ पूछ ले, एलसीएम पूछ ले, या दोनों एलसीएम और एचसीएफ दे दे संख्या का, और एक संख्या दे दे दूसरी संख्या पूछ ले। तो आपको करना इसी टाइप से, फॉर्मूला ये है जो भी पूछे उसकी मदद से निकाल लेंगे। आई बात सबकी समझ में? जल्दी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमने पिछली वीडियो में इसका उदाहरण भी करा था इस टाइप का कि 4 की पावर n के ऊपर बात करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है कि 6 की पावर n के बारे में बताना है कि यह इसका इकाई अंक शून्य आ सकता है कभी या नहीं आ सकता है। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से उदाहरण बताया था कि 4 की पावर n के लिए क्या होगा। हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या इकाई अंक पे शून्य आ रहा है उसके, तो हमेशा आपको पता है कि उसमें क्या रहा होगा, 10 रहा होगा, यानी कि क्या होना जरूरी है, 10 होना उसमें जरूरी है, तभी क्या आएगा, 0 आएगा। और 10 होने के लिए हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए, 10 होने के लिए हम जानते हैं कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे कि जो भी संख्या दी हुई है हम इसके पहले गुणनखंड कर लेंगे और ये देख लेंगे कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हैं या नहीं है। अगर 2 और 5 हैं तब तो शून्य हमेशा 100% आएगा, लेकिन अगर 2 या 5 में से कोई नहीं है तो इसके गुणनखंड में शून्य कभी नहीं आएगा। किसके लिए, n इसकी पावर के लिए। आई बात सबकी समझ में? अब देखो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर n हो जाएगा। आई बात सबकी समझ में? तो आप सभी को क्या दिख रहा है कि जी 6 की पावर n के गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3 हो गए। तो हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि क्या था, कि क्या इसका मैकेनिज्म था, सब कुछ बताया है। तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो तो देख के ही आए होंगे, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सारे कराए हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे तो इसके गुणनखंड में क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। तो जी यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। अगर 5 नहीं है तो जी हम कह सकते हैं कि ये किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, यानी कि इसका इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं आ सकता, शून्य नहीं आ सकता। आई बात सबकी समझ में? तो आप लिखेंगे कैसे इसको, सबसे पहले क्या करोगे, 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n लिख लेंगे। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए दो तथा 5 की आवश्यकता होती है।
परंतु 6 की पावर n के गुणनखंड, n के गुणनखंड में 2 तो है किंतु 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए 6 की पावर n कभी भी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए क्या नहीं होने की, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई आप सबकी समझ में? इस टाइप से इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। आई बात समझ में? ठीक है, चाहे 6 की पावर n आ जाए या 5 की पावर n आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड देखने हैं। उसके गुणनखंड देखने के बाद आपको देखना है कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 है या नहीं है। अगर 2 और 5 है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अगर 2 और 5 नहीं है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। आई बात सबकी समझ में? और लिखना ऐसा ही है बच्चों, अच्छे से लिख के आना है बोर्ड में, पेपर में, क्योंकि वहाँ पे तो अच्छे से लिखोगे तो तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। आई बात सबकी समझ में? जल्दी करो इसको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों है, ये बताना है। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। दो संख्या क्या क्या दी हुई है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5, ये दिया हुआ है। और पूछा गया है कि ये कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है हमें कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमने सबसे पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि वास्तविक संख्या वाली में कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याओं की जब हमने बात की थी, हमने बताया था कि जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी, बताया था। और अभाज्य संख्या के लिए हमने बताया था कि उस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह खुद संख्या। तो अगर हमें इसको भाज्य बताना है तो सबसे पहले इसके गुणनखंड देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये भी कोई एक संख्या है, उसके फैक्टर करे गए हैं, उसमें 13 जोड़ा गया है। ये भी कोई दूसरी संख्या है, उसके गुणनखंड किए गए हैं और उसमें 5 जोड़ा गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर लिख सकते हैं, इसको भी x के बराबर लिख सकते हैं। आए बात सबकी समझ में? अब देखो, अब आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे 13 भी यहाँ पे भी और यहाँ पे प्लस है बीच में। तो अब जानते हैं कि भाई यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्लस इधर भी है और प्लस इधर भी, और यहाँ पे सब गुणा में है। तो यहाँ से जब 13 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 7 गुणा 11 और प्लस का 1, क्योंकि जब प्लस में होता है और आप सब चीज़ गुणा में है तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या ले लिया हमने, 13 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस का 1। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, x बराबर 13 77 आ गया और प्लस का 1 78। तो हम इसको x से भी लिख सकते हैं 13 गुणा 78। तो आप सभी को क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप सभी को दिख रहा है कि जी x जो है उसका 13 भी गुणनखंड आ गया और 78 है, भी 78 के गुणनखंड हो सकते हैं और भी। ठीक है, और एक तो इसका गुणनखंड है ही, एक तो सभी का गुणनखंड होता है। तो 13 और 78 इसके गुणनखंड आ गए। तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इतने में ही देखें तो जी इसके 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, 1 13 और 78। वैसे 78 के भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो 13 गुणा 78। इतनी बात सबकी समझ में आई। तो यहाँ पे कितने आ गए, इस x के कितने गुणनखंड आ गए, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या। तो आप लिख लेंगे यहाँ संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या कैसी है, भाज्य है। आई बात आप सबकी समझ में? अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस का 5 है और 5 यहाँ पे भी है। तो यहाँ भी 5 कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, क्या आ जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2
प्लस का 1। आई बात सबकी समझ में, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। अब इसका बात करें तो कितना आएगा इसका गुणा करके, 6 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 चौका 4 दूनी 4 चौक 16 का 6 का यहाँ से लेगा 1, 33 और 3 36 18 का 8 का यहाँ से लेगा 1, पूरा से लेगा 1, 5 कितना आ जाएगा 1008 प्लस का 1। आई बात सबकी समझ में, कितना आ गया 1008 और प्लस का 1। तो अगर हम इसको x बराबर लिखें तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 1009। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि इसके भी गुणनखंड कितने आ गए, 5 गुणा 1009 आ गया, और एक तो इसका गुणनखंड है ही। हमें यहाँ पे पता लग गया कि इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए। तो हम कह सकते हैं ये भी कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। आप सभी की समझ में आया। तो अब देखो ये सेम टू सेम इसको इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे कि क्या है ये संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, उतारो इसे जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 का न्यू बुक के अकॉर्डिंगली। उतार लिया होगा सबने। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस बुक एक्सरसाइज 1.1 का। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात में दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक चक्कर लगाने में रेखा को कितना समय लगता है, 18 मिनट। कितना, 18 मिनट। और दूसरा है एक चक्कर लगाने में पूजा को कितना समय लगता है, पूजा को लगता है 24 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूजा को लगता है 24 मिनट। इसने कहा कि एक वर्ताकार पथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैसा पथ है, एक वर्ताकार पथ है। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक किसी दोनों की दोनों एक ही स्थान से, मतलब कि एक फिक्स पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, और एक ही समय में दौड़ना स्टार्ट करती हैं। यानी कि ये तो पूजा दौड़ रही है और ये रेखा दौड़ रही है। और इसने क्या कहा जी, रेखा को तो 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि 18 मिनट बाद रेखा दोबारा फिर यहाँ पे हो जाएगी, और पूजा भी 18 मिनट बाद यहाँ पे होगी। आई बात सबकी समझ में। तो ये पूछ रहा है कि जब ये दौड़ना एक स्टार्ट करेंगी, एक मतलब कि एक निश्चित समय में दोनों की दोनों दौड़ना शुरू करेंगी, और जब ये दौड़ेंगी तो ये फिर से, यानी कि अभी तो जब ये दौड़ रही है तब भी मिली थी एक साथ, और ये दोबारा फिर कब एक साथ मिलेंगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बात तो बताओ, जब ये दोबारा मिलेंगी तो दोबारा कब मिलेंगी, दोबारा ये किसी अगले टाइम में मिलेंगी, यानी कि 18 मिनट या 24 मिनट से कुछ अगले टाइम में मिलेंगी। आई बात सबकी समझे। और हमें पता है कि अगला टाइम कौन सा होगा, हमने पढ़ा था कि अगर इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लें तो एलसीएम क्या होगा कि जो इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसा टाइम कब आएगा, आगे आएगा ऐसा टाइम। तो हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और जब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे तो जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद आएगा तो वो ही संख्या क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी कि उतनी मिनट बाद ही है क्या होंगी, दोबारा आपस में मिलेंगी। आई बात सबकी समझ में। क्यों, क्योंकि जी ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी, फिर ये दौड़ती रहेगी, ये 24 मिनट में करेगी। मानने के बाद ये जो 24 मिनट में करेगी वो थोड़ा लेट करेगी चक्कर पूरा, वो थोड़ा लेट करेगी, फिर भागेगी 18 मिनट में करेगी। यानी कि ये घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये एक बार फिर एक राउंड लेके इसके आगे निकल जाएगी। आई बात सबकी समझ में। और जब ये आगे निकल रही होगी उस टाइम पे ये आपस में फिर मिल जाएंगी। आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखो जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या कहा, सबसे पहले 18 के गुणनखंड करेंगे। और जब आप 18 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 की घात 2 आ जाएगा। और जब आप 24 के गुणनखंड करोगे तो 24 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 की घात 3 और यहाँ पे 3। आई बात सबकी समझ में। और जब इसके एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम हमने बताया ही था अभी क्या होता है कि इसमें देखो, इसमें भी उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ की क्या लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो यहाँ पे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 आ जाएगा। 2 की घात 3 कितना होता है, 8। 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 8 9 72। तो जी एलसीएम कितना आ गया इसका, 72। यानी कि 72 मिनट बाद
वो आपस में फिर मिलेंगी। आई बात सबके समझ में? यानी कि जब वो दौड़ना शुरू करेगी, यानी कि 72 मिनट बाद क्या होगा कि जो ये वाली है 18 मिनट वाली, ये जल्दी चक्कर पूरा करेगी और ये आगे निकल जाएगी। 18 मिनट बाद दोबारा या 24 वाली से आगे निकलेगी। आई बात सबकी समझ में? क्योंकि 18 मिनट वाली एक चक्कर पूरा कर लेगी, फिर 24 वाली दौड़ रही होगी, थोड़ा पीछे होगी। 18 मिनट वाली तब फिर चक्कर पूरा कर लेगी, 24 वाली और पीछे हो जाएगी, फिर और पीछे हो जाएगी, और पीछे हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो रेखा है, रेखा इससे आगे निकलने की कोशिश करेगी, और जब रेखा इससे आगे निकलने की कोशिश करेगी तो वो पीछे रह जाएगी। आई बात सबकी समझ में? इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। आगे सबकी समझ में? तो बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे न्यू बुक के अकॉर्डिंगली।